हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में हमने क्लास 6 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम कराते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया है, सेकंड पार्ट को हम देखते हैं अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो कमेंट्स में लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है आगे। तो आगे क्या है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा। ठीक है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, तो ये सूर्य हमारा, तो इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये पृथ्वी है। तो इसके भी चारों ओर एक कौन चक्कर लगाता है, चंद्रमा। तो जिसके चारों ओर चक्कर लगाता है वो चंद्रमा कहलाता है। जैसे हमारी पृथ्वी की चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, चंद्रमा। और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह। तो ये इसके उपग्रह हो गए। ठीक है, हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन सा हो गया, हमारा चंद्रमा, क्योंकि ये पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ऐसे ही अन्य ग्रहों के चारों ओर कोई और उपग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आसमान आसमान में दिखने वाला चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह ग्रह अलग होते हैं और उपग्रह अलग होते हैं। तो उपग्रह किसे बोलते हैं, जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह है, जैसे हमारी पृथ्वी है तो ये उपग्रह है यानी चंद्रमा, तो ये इसके चक्कर लगाता है तो इसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। हमारी पृथ्वी जैसे इतनी गोल है तो इसी के समान 7 अन्य ग्रह और हैं। ठीक है, जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो वो भी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी मतलब उनमें से कुछ के पास अपने ग्रह उपग्रह भी हैं। जैसे हमारी पृथ्वी के उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है, हमारी पृथ्वी का ग्रह उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। ये पृथ्वी हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ऐसे ही बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, इसके भी उपग्रह ठीक है हैं। ठीक है, सबके उपग्रह हैं किसी किसी। तो कौन कौन से ग्रह हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहले ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या पॉइंट है, सूर्य है। ये सूर्य है और इसके चारों ओर ग्रह हैं। ये ग्रह जो चक्कर लगाते हैं इसके चारों ओर, और इन ग्रहों के चारों ओर भी जो उपग्रह चक्कर लगाते हैं, ये पूरा एक ग्रह, ये सूर्य के चारों ओर जो जो है वो इसके सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, पूरा सौरमंडल का निर्माण, सौरमंडल पूरा हो गया। ठीक है, इसके चारों ओर, तो उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसे जिसका मुखिया सूर्य है। तो मैं एक मैप से समझा देता हूं कि सौरमंडल के बारे में। जैसे ये है, ये हमारा सौरमंडल है, ये सूर्य है हमारा। ठीक है, इसके ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, और इसके ऊपर चारों ओर ये कौन से पिंड जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, ये परिवार जो है सौरमंडल कहलाता है। पूरा सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, और उनके सूर्य के ग्रह के भी चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो सब उसी में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से सौरमंडल का परिवार बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, इसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक है, इसका मुखिया कौन है, सूर्य। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम ये पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसके बारे में क्या है, रोचक बातें होती हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है।
सोल किसे कहा जाता है? सूर्य देवता को कहा जाता है। ठीक है, पौराणिक कहानियों रोमन में सोल किसे कहते हैं? सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है, सौर शब्द का क्या अर्थ है? सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है, यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सौरमंडल के बाद आते हैं हम ग्रह। ग्रह के बारे में पढ़ेंगे सौरमंडल के बाद, जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य है इसके चारों ओर जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, ये सब चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्रह। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। वे हैं कैसे? सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह हैं। कैसे? जैसे ये सूर्य है, इसके एक ये हो गया, एक यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर है, दूरी के अनुसार हम इसको बताएंगे। तो पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण यानी इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। ठीक है, वरुण नेपच्यून इंग्लिश में। ठीक है, तो ये दूरी के अनुसार है। पहले कौन सा था? बुध, शुक्र, यानी एक छोड़ के हम कह सकते हैं। बुध के बाद बृहस्पति को हम छोड़ देंगे। ठीक है, फिर शुक्रवार को, फिर शनिवार को छोड़ देंगे पृथ्वी, फिर सोमवार को छोड़ देंगे मंगल, फिर बुध को छोड़ देंगे बृहस्पति। ठीक है, फिर शुक्रवार को छोड़ देंगे शनि। तो एक एक करके छोड़ देंगे, तो जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से 8 ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। अरुण यानी इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस, और वरुण यानी नेपच्यून। ठीक है, आगे क्या है? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए ये रास्ते, ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, ये कक्षा कहलाते हैं। जैसे सूर्य ये हो गया, तो बुध हमारा ये हो गया, तो ये इसका चक्कर ऐसे तरीके से लगाते हैं। फिर बुध, बृहस्पति, शुक्र ये हो गया, तो इसके चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। ये कक्षाएं कहलाती हैं इनकी, जो चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं इनकी कक्षाएं कहलाती हैं। अपनी अपनी कक्षा में यो घूमते हैं। ठीक है, तो बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से 88 दिन लगते हैं। किसको? बुध को 88 दिन लगते हैं सूर्य के चक्कर लगाने में। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार में आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। ठीक है, और बुध सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाता है? 88 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। ठीक है, जैसे अब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण के बाद एक प्लूटो भी आता था, उनके बाद एक प्लूटो भी आता था, लेकिन इसको अब ग्रह नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता है? इसका कारण क्या है? अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक, तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक कब की? अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लूटो है सब अपनी अपनी धुरी का चक्कर लगाते हैं, और अन्य ग्रह जैसे ये सूर्य है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझो, ये सूर्य हमारा, तो ये जैसे पृथ्वी है, ये इसका चक्कर लगाती है। ठीक है, लेकिन प्लूटो क्या था? सब लोग बुध, शुक्र, ये इसके सबके चक्कर लगाते थे। ठीक है, लेकिन क्या है, प्लूटो है, ये प्लूटो यहाँ पर था, तो ये उल्टा चक्कर लगाता है, ये क्रॉस होके चक्कर लगाता है इस तरीके से, तो इसको नहीं माना जाता, ये बौने ग्रह में माना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति से संबंध में, खगोलीय पिंड मतलब सूर्य के आसपास या रात में जो दिखाई देता है वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोल शास्त्री कहते हैं अध्ययन कर, यानी खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री।
खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? जिन खगोल पिंडों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट, ये आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है पृथ्वी। सौरमंडल हो गया हमारा, ग्रह हो गया, अब हमारा तीसरे नंबर पर है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो ये सूर्य है हमारा। पहले कौन सा ग्रह था? बुध, फिर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है दूरी के हिसाब से। ये कम है, ये फिर दूसरे नंबर पर दूरी में हिसाब से आता है। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर हमारा पृथ्वी आता है, तीसरे नंबर पर दूरी के हिसाब से। ठीक है, ये सूर्य के हिसाब से, सूर्य के दूरी के हिसाब से। ठीक है, तो क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में हमारी पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवें नंबर पे है। ठीक है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। भूआब का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। ये क्या मीटर है? प्रकाश की गति। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकाश की जो गति होती है, सूर्य से प्रकाश जो निकलता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी होती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सूर्य की रोशनी है। तो इसके बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक आने में वो कितने समय लगता है? 8 मिनट 48 सेकंड लगते हैं। ठीक है, और इसकी गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य की रोशनी की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। तो पृथ्वी पर ही रहने लायक सुख सुविधा होती है, अन्य किसी ग्रह पर नहीं है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है, ये सामान्य है। ठीक है, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। यहाँ पानी भी उपस्थित है, वायु भी उपस्थित है। ठीक है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑक्सीजन, इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। क्योंकि अन्य ग्रह पर कोई नहीं रहता है, सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। क्योंकि इस पर पानी भी है, वायु भी है, और इसके अलावा जीने के लिए ऑक्सीजन और अन्य चीजें भी हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से, अब जब हम अंतरिक्ष पृथ्वी से ऊपर उठेंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, तो हमें पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ेगी? नीले रंग की। ठीक है, नीले रंग की दिखाई पड़ेगी क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। 2/3 मतलब 2/3 सतह पानी से ढकी हुई। जैसे ये पृथ्वी है, इसी में बता देता हूँ, ये पृथ्वी हमारी। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4। तो ये 3 हिस्सों पर हमारा पानी है, यानी 75% पे पानी है, और एक हिस्से पे सिर्फ जीवन है। एक हिस्से पर ये आदमी रहता है। ठीक है, बाकी 3 हिस्सों पर पानी ही पानी है। इसलिए पानी ऊपर से देखने पर नीला प्रतीत होता है। ठीक है, पृथ्वी नीली प्रतीत होती है। ठीक है, 75% पानी है, इसलिए पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा, पहले यहां पर पढ़ लेते हैं क्या है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो चंद्रमा की सतह पर पहले व्यक्ति किसने कदम रखा चंद्रमा की सतह पर? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। कब रखा था? 21 जुलाई 1969 को। कब रखा? 21 जुलाई 1971। तो किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? इसका मतलब हमने अभी चांद की बात की, तो हम चंद्रमा की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। कौन है? चंद्रमा। ठीक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। इसका व्यास कितना है? जैसे पृथ्वी इतना है। ठीक है। अब इसका एक चौथाई है, मतलब इतना बड़ा है। इसका व्यास कितना है? इतना व्यास है। ठीक है, इतना है। ठीक है, इसका व्यास एक चौथाई है। तो मतलब ये चार हिस्से अगर हम इसके कर लें ऐसे, तो इसका इतना बड़ा हमारा चंद्रमा है। ठीक है, इसके इतना बड़ा बस। ठीक है, और बाकी पृथ्वी कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी। और इसका एक चौथाई, एक चौथाई मतलब चार में एक भाग हमारा इतना बड़ा चंद्रमा है। ठीक है, तो इसका व्यास कितना है? केवल एक चौथाई है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। तो बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से, यानी हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। ये हमारे ग्रह के पास है, हमारी पृथ्वी के पास है, इसलिए हमें इतना बड़ा ही दिखाई देता है। ठीक है। ये कौन सा चित्र है हमारा? ये वाला अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र है। ठीक है, ये हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। तो कितनी दूरी है इसकी? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, कितनी दूर है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से चंद्रमा, इतनी दूर है 3,84,000 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कैसे तुलना करनी है। तो आगे हम तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह, उपग्रह किसे बोलते हैं? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, यानी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है। जैसे ये सूर्य है, हमारी पृथ्वी ये है, तो ये सूर्य है, तो इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। लेकिन हमारी ये पृथ्वी है, तो इसके इसके चारों ओर भी हमारा ग्रह है, ये चंद्रमा है, इसके चारों ओर भी ये चंद्रमा ग्रह चक्कर लगाता है। ठीक है, ये तो हो गया ग्रह, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। लेकिन पृथ्वी का भी कोई चक्कर लगाता है, तो कौन है? पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो ये उपग्रह कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह अन्य ग्रह भी हैं जिसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो ये मानव निर्मित उपग्रह। अब एक तो प्राकृतिक उपग्रह हो गया जैसे चंद्रमा। अब मानव निर्मित उपग्रह जो मानव से बनाया है, यानी मानव ने जो बनाया है वो उपग्रह है। ठीक है, कौन सा है? एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया गया है। तो कैसे है मानव निर्मित उपग्रह? कैसे है? हमारी पृथ्वी ये है। ठीक है, यहाँ एक क्या है, मानव वैज्ञानिकों ने क्या किया है, यहाँ पर एक क्या लगा है, ब्रह्मांड एक उपग्रह बना दिया है, कृत्रिम बनाया है, जिस जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है जानकारी के लिए। ठीक है, एक तो चंद्रमा हो गया हमारा, वो चक्कर लगाता है, लेकिन एक अन्य उपग्रह बना दिया है तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर किस लिए लगाता है? जानकारी के लिए। ठीक है, क्या क्या हुआ है, कैसे है, उसके बारे में अन्य जानकारी के लिए। तो उसका नाम क्या है? उस उपग्रह को क्या बोलते हैं? संचार माध्यम के लिए किया गया, संचार माध्यम के लिए किया गया है। ठीक है, इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो जो उपग्रह है हमारी पृथ्वी के आसपास, जो उपग्रह है, ये तो चंद्रमा हो गया। ये जो उपग्रह है वो किसके माध्यम से भेजा गया है? रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है।
एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। जो पृथ्वी की कक्षा है उसमें स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं? भारतीय उपग्रह कौन कौन से अंतरिक्ष में? जैसे पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए हमारे जो भारतीय उपग्रह ने बनाए हैं उपग्रह, तो भारतीय लोगों ने उपग्रह बनाया है हमारी पृथ्वी का चक्कर काटने के लिए, तो कौन कौन से हैं? इनसेट उपग्रह, आईआरएस, ये भी उपग्रह, इनसेट, आईआरएस और एडुसेट, ये 3 उपग्रह हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाए हैं पृथ्वी की जानकारी के प्राप्त करने के लिए। तो एक तो इनसेट बनाया है, इनसेट, ठीक है, और आईआरएस और एडुसेट। ठीक है, एडुसेट, ये 3 उपग्रह बनाए हैं हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने, जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे उपग्रह। रॉकेट का प्रक्षेपण, यानी पृथ्वी से रॉकेट छोड़ा जाता है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, फिर ये ऐसे गिरता है, ये अब छोड़ दिया जाता है, फिर ये इस तरीके से छोड़ दिया जाता है, ये अलग गिर जाता है, इसका कोई काम नहीं है, तो ये फिर ये दोनों निकल जाते हैं। ठीक है, ये भी हट जाता है जैसे ये निकल गया। ठीक है, अब इन दोनों में से यहाँ ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाता है, बाकी सब गिर जाते हैं, ये वाला हिस्सा गिर गया, यहाँ नीचे गिर जाता है। ठीक है, और ये उपग्रह का कक्षा में प्रवेश कर दिया जाता है। ये अन्य ग्रह है, ग्रह नहीं है, मतलब इसी में से निकला हुआ पार्ट है ये वाला। ठीक है, तो ये पृथ्वी कक्षा में चला जाता है और यही चक्कर काटता रहता है पृथ्वी के। ठीक है, ये कौन सा मानव निर्मित उपग्रह है, इसको एक तरीके से उपग्रह बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जानकारी लेता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, जो हमारी पृथ्वी है ये, और ये चंद्रमा है। पृथ्वी का एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है? पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। जैसे ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, तो ये 27 दिन में पूरा चक्कर लगाता है ऐसे करके। और ये तो हो गया परिक्रमण। ठीक है, जो पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है, ये परिक्रमण। परिभ्रमण किसे किसे कहते हैं? जो अपने खुद का चक्कर लगाता है, यों यों करके इस तरीके से। तो ये भी लगभग 27 दिन में ही कंप्लीट करता है। 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है और 27 दिन में ही खुद का चक्कर लगा लेता है यूं घूम के। ठीक है, तो ये है लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसी के परिणाम स्वरूप, मतलब इसी के कारण हमें पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, और चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा यानी चंद्रमा पर हम मानव नहीं रह सकता है, क्योंकि उनकी जो जो पृथ्वी पर रहता है उसके लिए वायु, ऑक्सीजन और पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन चंद्रमा पर ये सब चीजें नहीं है, बस थोड़ा सा पानी पाया गया है और वायु, ये सब चीजें कम मात्रा में पाई गई हैं, लेकिन जीवन संभव नहीं है चंद्रमा पर। ठीक है, यहाँ न पानी है और न वायु। तो चंद्रमा पर यहाँ पर न पानी है और न वायु, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। तो चंद्रमा पर क्या है? गड्ढे ही गड्ढे हैं, मैदान ही मैदान है और पर्वत ही पर्वत है, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। यानी पूर्णिमा के दिन, मतलब अभी मैंने जो चैप्टर पीछे पढ़ा चुका हूँ, पूर्णिमा कब होता है? जब चंद्रमा पूरा निकलता है। हमारी पृथ्वी, हम अपनी पृथ्वी से देखेंगे तो चंद्रमा पूरा वो निकला दिखाई देगा, तो उस दिन क्या होता है? पूर्णिमा होता है। तो अगर आकाश साफ होगा तो हम अच्छे तरीके से चंद्रमा को देख सकते हैं। ठीक है, उसकी छाया को देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह। अब पढ़ते हैं हम क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी ये सूर्य है, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और ग्रह के चारों ओर
उपग्रह चक्कर लगाते हैं इस तरीके से। लेकिन इसके अलावा असंख्य छोटे पिंड भी होते हैं जो बिंदी बिंदी करके, लेकिन वो बहुत दूर होते हैं, लेकिन बहुत बड़े होते हैं, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन सूर्य के चारों ओर ये भी चक्कर लगाते हैं, उल्का पिंड जिसे कहते हैं, और पिंड, छोटे पिंड भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, और इनके अलावा तो उनको क्या कहते हैं, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पिंड चक्कर लगाते हैं, और ना वो ग्रह कहलाते हैं ना उपग्रह कहलाते हैं, लेकिन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति, इनके चारों ओर पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के चारों ओर ज्यादातर पाए जाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में, तो 1.2 देख लेते हैं। चित्र 1.2 में क्या है, ये रही, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह हैं। ये पॉइंट जो बने हुए सूर्य के चारों, ये सूर्य है, तो कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में आ जाते हैं। ये तो मंगल हो गया और ये बृहस्पति हो गया, ये बृहस्पति है, ठीक है। तो इसके बीच में ये क्षुद्र ग्रह हैं, ये छोटे छोटे ये हैं। तो ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के, तो इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो ना ग्रह हैं ना उपग्रह हैं, ये सिर्फ चक्कर लगाते हैं। ये टूटे हुए अवशेष हैं, कण हैं। तो ये लेकिन बहुत है, ये प्रकाशित करते हैं, सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाश करते हैं, ठीक है। तो इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा क्या है। ये क्षुद्र ग्रह एक पट्टी है। तो ये क्षुद्र ग्रह असंख्य क्षुद्र ग्रह हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, क्षुद्र ग्रह जो है ग्रहों के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है कि ग्रह के ही भाग होते हैं जो टूटकर, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। जैसे ये ग्रह है, तो ये एक दूसरे से ग्रह से टकरा जाते हैं, तो छोटे छोटे पिंडों में बट जाते हैं, तो वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। अब उल्का पिंड किसे कहते हैं, उल्का पिंडों के बारे में पढ़ेंगे। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का पिंड किसे कहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर गिरे नहीं थे। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण जब वो बड़ी तेज, जैसे ये पृथ्वी है, ये पिंड है, तो इतनी तेज आते हैं, इतनी तेज आते हैं कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर ही गिरेंगे। लेकिन क्या होता है कि ये घर्षण के कारण, तो अब यहाँ पर जैसे ये इतनी तेज आते हैं, और ये प्रेशर लगाती है, वायु इतना प्रेशर लगाती है कि वो घर्षण के कारण पृथ्वी पर इतने गिरने के, इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, और इतनी तेज आते हैं, ये उल्का पिंड इतनी तेज आते हैं कि वायु से घर्षण के कारण ये जल जाते हैं, ये पिंड जल जाते हैं इतनी तेज, ठीक है। तो गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। जलने के साथ ही इनमें जाहिर सी बात है कि चमकदार प्रकाश भी उत्पन्न होगा। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, तो आधा जला आता है, आधा जला होता है, तो पृथ्वी पर कभी कभी गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो इतनी तेज गिरता है पृथ्वी पर पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह लाखों तारों का समूह है। तो क्या है, लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाशगंगा। और जिसे
मिल्की वे, इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, लाखों तारों का समूह। तो मिल्की वे कहते हैं ये हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा अभी। ये रहा, ये लाखों तारों का समूह है। तो ये जो पट्टियां हैं ये सफेद, ये पट्टी दिखाई दे रही है, ये वाली पट्टी, तो ये लाखों तारों का समूह है। ठीक है, यह पट्टी आकाशगंगा या इंग्लिश में मिल्की वे है। तो ये आकाशगंगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्की वे। ठीक है, तो ये लाखों तारों का समूह है जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। ये हमारा हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। जैसे ये वाला छोटा भाग है, मान लेते हैं, तो ये इसी में से एक भाग है। ये इसको सौरमंडल, यहाँ पर सौरमंडल है, लेकिन ये क्या है, आकाशगंगा। तो ऐसी कई आकाशगंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में एक प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। तो प्राचीन काल में भारत में इसकी कल्पना कैसे की गई है, आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। करोड़ों तारों और बादलों का एक, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों, इस प्रकार की लाख इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है ये। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का एक भाग है। ठीक है, और हमारा सौरमंडल आकाशगंगा या मिल्की वे का एक भाग है। सही है, मैं आपसे समझाऊंगा अच्छे तरीके से। हमारी पृथ्वी ये है। ठीक है, हम पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। ये सूर्य है। ठीक है, ये पृथ्वी जो है सौरमंडल का एक भाग है, ये सौरमंडल का एक हिस्सा है। ये सूर्य है और इसके चारों ओर ग्रह उपग्रह सब है। ठीक है, और हमारा सौरमंडल आकाश गंगा मिल्की वे का एक भाग है। अब ऐसे ही सौरमंडल अन्य हैं, बहुत सारे हैं, इतने सारे, तो ये सब आकाशगंगा का एक भाग है। ठीक है, तो ये आकाशगंगा का एक भाग, इतना बड़ा आकाशगंगा है, इतना इसका सब एक भाग है। ठीक है, अब जो ब्रह्मांड का बहुत सारा भाग होता है, ठीक है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये पृथ्वी, फिर पृथ्वी हमारी सौरमंडल का एक हिस्सा है। ठीक है, फिर आकाशगंगा, ये अच्छे तरीके से समझाने का तरीका है, आकाशगंगा का एक भाग हो गया, ये हो गया। फिर ब्रह्मांड का ये भाग हो गया। इस तरीके से ये हमारा ब्रह्मांड है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आज का ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ज्योग्राफी का। तो इसके बारे में क्वेश्चन आंसर हम आने वाले वीडियो में कराएंगे और सारे क्वेश्चन कराएंगे इसके आने वाले वीडियो। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपको वो वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आज ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, नमस्कार।